नमस्कार, मैं विजय पाल पीजीटी हिस्ट्री अपने नए वीडियो के साथ जीके सीरीज़ जो हमने टॉपिक शुरू किया है वो सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस लिए थे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे क्वेश्चंस पे चलें, हम चीज़ों को कैसे सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से याद करें वो जानना ज़रूरी है। उसके लिए हमारे दिमाग में इंडियन हिस्ट्री के सारे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए कि पहले कौन सा पीरियड आता है, फिर कौन सा पीरियड आता है। जब हमारे पास स्टेप्स क्लियर होंगे तभी हम इजीली चीज़ों को याद करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में हमेशा कंप्लेंट रहती है कि इसमें डेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और इसमें घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है और खिचड़ी बन जाती है, उसको हम अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टेप्स बाय स्टेप सारे पीरियड्स है उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो हमारा इस वीडियो का टॉपिक यही है कि भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसमें हम स्टेज वाइज बात करते हैं। पहला जो स्टेज है वो है स्टोन एज यानी पाषाण काल। इसका जो समय है 20 लाख वर्ष से पूर्व से लेकर के ना 8000 ईसा पूर्व तक है। ईसा पूर्व कई बार हम क्लियर कर चुके हैं कि ईसा मसीह के जन्म की पहले की बातों के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं कि पत्थर के जो औजार हैं उनकी बनावट के आधार पे और उनके उपयोग के आधार पे हमने उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि किस आधार पे हमने इसको 3 भागों में बांटा है। पत्थरों की बनावट के आधार पे, औजारों की जो बनावट है उसके आधार पे और उसके उपयोग के आधार पे। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इंग्लिश में बोले प्लियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। इसके टाइम पीरियड जो है वो 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के ना 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो 2 मिलियन इक्वल टू 20 लाख यानी 20 लाख साल पहले से लेकर के ना 12,000 साल पहले तक का जो समय है। मेसोलिथिक एज यानी कि जो मध्यपाषाण काल का समय है वो 12,000 से 10,000 ईयर्स एगो, कब से, आज से साल पहले है। न्यूलिथिक की जो एज है वो 10,000 साल पहले से लेकर के ना और उसके आगे 10,000 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स। तो ये फर्स्ट स्टेप है इंडियन हिस्ट्री का कि इसमें फिर आगे नए वीडियोज़ हम जो हमारे वीडियोज़ बनेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप कि इस फेज़ में, इस पीरियड में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को ड्रॉ करेंगे। सेकंड जो स्टेप है वो है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, भोजन संग्रहण से भोजन के उत्पादन तक। जब मनुष्य भोजन उगाना नहीं जानता था तो वो भी दूसरे जानवरों की तरह ही या तो शिकार करता था, फिर जो फल फूल वगैरह मिलते थे जंगल में जो भी अवेलेबल है खाने लायक, वो उन चीज़ों का संग्रहण करता था, उसका कलेक्शन करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मनुष्य की बुद्धि ने विकास करना शुरू किया है और उसने अपना खुद का एक्सपीरियंस देखा है तो उसने फसलों को उगाना शुरू कर दिया है, प्लस पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। फसलों की बात है तो ये 8,000 साल पहले से लेकर के ना उसके बाद हमें फसल उगाने के बारे में जानकारी मिलती है। जहाँ तक पशुओं को पालतू बनाने की बात है यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात है, ये लगभग 12,000 साल पहले हुआ है। यानी कि पशुओं को पालतू बनाने का जो कार्य है वो पहले शुरू हुआ है और फसलों को उगाने का जो काम है वो बाद में शुरू हुआ है। सबसे पहला जो जानवर जिसको पालतू बनाया गया था वो कुत्ता था और उसके बाद दूसरे जानवर हैं। फसलों के बारे में जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, सबसे पुराने जो हमारे पास फसलें हैं उसमें कपास, आज के पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, वहाँ से हमें एविडेंसेस हैं। गेहूँ, जो ये आरंभिक फसलें हैं जो मनुष्य के द्वारा उगाई जाती थी। तो ये हमारा इतिहास का दूसरा स्टेप है। सारे स्टेप्स क्लियर करने के बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। थर्ड जो स्टेप है या जो थर्ड जो पार्ट है वो है शहरीकरण का, अर्बनाइजेशन का। ये हमने पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो भारत का फर्स्ट अर्बनाइजेशन पीरियड है, यानी शहरीकरण का पहला काल है। ये 3500 ईसा पूर्व से लेकर के ना 1700 ईसा पूर्व तक का समय है। हालांकि इसका जो विकसित काल है, जब नगरों का पूर्ण विकास हो गया था, तो वो लगभग 700 सालों का पीरियड है, जो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के ना 1900 ईसा पूर्व के बीच में है। इस काल में भारत में नगरों का बनना, वस्तुओं का उत्पादन करना, आयात निर्यात, लिपि, मोहरे, कलाकृतियाँ,
इन सब के बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, फेज है या काल है, वो वैदिक सिविलाइजेशन है, वैदिक सभ्यता है। इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। चूँकि ये सभ्यता वेदों पर आधारित है और वेद 4 हैं, इसलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विपरीत ये एक ग्रामीण सभ्यता है। हड़प्पा एक शहरी सभ्यता है और वैदिक एक ग्रामीण सभ्यता है। अगला जो फेज या काल है वो महाजनपद काल है। ये 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक, या यूँ कहें तो कि 321 ईसा पूर्व तक, जब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम मौर्यन एम्पायर क्रिएट किया गया, उसके बीच का जो समय है वो महाजनपद काल का समय है। इसमें 16 महाजनपद होते हैं। महाजनपद का मतलब होता है बड़े बड़े राज्यों का काल। इसमें बड़े राज्य बनने के साथ साथ और भी बहुत से गतिविधियां होती हैं, बहुत से नए नए विकास होते हैं, जैसे नए धर्मों का विकास, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके अलावा और भी धर्म है जिसका समय यही है। इसके अलावा स्थायी सेना, कर व्यवस्था, लोहे के हथियारों का प्रयोग, कृषि में रोपण पद्धति की शुरुआत और सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण, ये सब घटनाएं इस काल के महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है या टॉपिक पॉइंट कुछ भी मान लीजिएगा, वो है मौर्यन एम्पायर, जो 321 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व के बीच में अपनी प्रगति या ये उसका दौर है। ये भारत का पहला साम्राज्य रहा है। इसका केंद्रीय प्रशासन काफ़ी मजबूत है। इसकी सेना, इसके पास विशाल सेना थी। विदेशों से इसका संपर्क रहा है, खास करके यूनानी इलाकों से। लिखित स्रोत इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें अशोक के अभिलेख हैं। कला और तकनीक की प्रगति है। अशोक के धर्म या बौद्ध धर्म का प्रचार, ये पॉइंट्स हैं जिस पे मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उत्तर मौर्यन काल, यानी कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जो लगभग 200 BC से लेकर के 200 AD के बीच में है। इसमें 3 मुख्य शक्तियां हैं, सुंग, सातवाहन और कुषाण। इस काल को विदेशी व्यापार का स्वर्ण काल कहा जाता है। बड़े लेवल पे यहाँ पे मुद्राएं ढाली गई हैं और यही काल है जब सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए गए हैं और भारत का पूर्वी और पश्चिमी दोनों दिशाओं में व्यापार रहा है। दक्षिण में चोल, चेर, पांडे, ये 3 राज्य हैं जो तमिलकम क्षेत्र के में माने जाते हैं, मतलब केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का इलाका। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चंस बनेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है गुप्त, वाकाटक तथा पल्लव काल। 3री शताब्दी से लेकर के 6वीं 7वीं शताब्दी तक ये काल है। इसमें जो प्रसिद्ध राजा है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड। ये काल कला और संस्कृति का स्वर्ण काल है, गोल्डन पीरियड है एंशिएंट हिस्ट्री में या प्राचीन काल में। इस काल में चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में शकों को हराया गया और उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि ली गई है। दक्षिण में पल्लव वंश इस समय एक मुख्य राज्य है जो इसका समकालीन है। इस पूरे काल में एक जो नई विशेषता शुरू होती है वो है मंदिरों का बनना और दक्षिण में ग्राम पंचायत। आज जो पंचायतों की भूमिका है इसकी शुरुआत पल्लव काल से ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो स्टेप या टॉपिक है वो है पोस्ट गुप्ता पीरियड, यानी कि उत्तर गुप्त काल या हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन का समय 606 से 647 ईस्वी के बीच में है और दक्षिण में इस समय चालुक्य वंश का समय है जो 6वीं शताब्दी सदी तक का समय है। इस काल की प्रमुख विशेषताओं में बात करें तो सामंतवाद इस काल की मुख्य विशेषता है। प्राचीन भारत का जो अंतिम शक्तिशाली शासक जिसको हर्षवर्धन का नाम से जानते हैं हम लोग, इसी समय हुआ है, लेकिन उसको भी पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित होना पड़ा था। और बड़े जो मंदिर यानी कि मंदिर जो पहले बनने हुए थे अब उनका आकार धीरे धीरे
विस्तृत होता जा रहा था। नेक्स्ट जो स्टेप है इंडियन हिस्ट्री का, वो है 3 शक्तियों का संघर्ष, यानी कि गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इसको हम राजपूत काल का भाग मानते हैं, क्योंकि राजपूत काल का जो समय है वो 8वीं से 12वीं सदी के बीच में है। ये तीनों शक्तियां हैं। कन्नौज उत्तर प्रदेश में एक उपजाऊ इलाका है, क्षेत्र है, जिसको हासिल करने के लिए तीनों पक्षों के बीच में संघर्ष होता है। प्रतिहारों के बाद चौहान, परमार जैसी दूसरी, चंदेल जैसी दूसरी शक्तियां हैं जो उभरती हैं, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो इसी पीरियड से रिलेटेड है। दक्षिण में चोल और चालुक्य 2 शक्तियां हैं जो सत्ता को हासिल करने के लिए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए आपस में संघर्ष करती हैं। ये शक्तिशाली चोल राजाओं का समय है, या जो प्रमुख शक्तिशाली चोल राजा हैं जैसे राजराज प्रथम है, राजेंद्र चोल है। इनके समय में दक्षिण पूर्व एशिया में सेनाओं के भेजा गया, सेनाओं के द्वारा अपना साम्राज्य फैलाया गया। लोग कहते हैं कि भारत ने कभी किसी इलाके पे हमला नहीं किया है। हालांकि चोल काल में हमें इस तरह की जानकारी मिलती है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जैसे जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इन जगह पे भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ और यहाँ पर हिंदू धर्म से रिलेटेड विशाल मंदिर देखने को मिलते हैं। अगला जो काल है इतिहास का, उसको हम दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जानते हैं, जो 1206 से 1526 ईस्वी के बीच में है। जहाँ तक मुगलों की बात है, मुस्लिम्स की बात है, तो सबसे पहला मुस्लिम शासक जिसने भारत पर हमला किया था वो मोहम्मद बिन कासिम है। 712 ईस्वी में सिंध इलाके में इसने अधिकार किया था, या इस इलाके को जीता गया था। उसके बाद लंबे समय तक सिंध क्षेत्र में ही मुस्लिम लोग सीमित रहे। अगला जो मुस्लिम आक्रमणकारी है वो महमूद गजनवी है, जो 1000 ईस्वी सन से लेकर के 1030 ईस्वी सन के बीच में लगभग 17 बार भारत पर हमले करता है, और हर बार वो मंदिरों को लूट के लेके जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुस्लिम जो आक्रमणकारी है वो मोहम्मद गोरी है, जिसने 1175 से 1206 के बीच में कई बार हमले किए हैं। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में ऊपर जैसे बात की थी, उनके समय ही ये हमले होते हैं, और पहली लड़ाई में वो जीतते हैं, हालांकि दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी उनको हरा देते हैं। ये जो सल्तनत काल है इसमें 5 वंशों का समय रहा है। पहला जो वंश है उसको कई नामों से जानते हैं, जैसे ममलूक वंश है, गुलाम वंश है, या आरंभिक तुर्की वंश है। इसका समय 1206 से 1290 के बीच में है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, ये इस वंश के प्रमुख राजा रहे हैं। दूसरा जो वंश इसमें है वो है खलजी वंश, जो 1290 से 1320 के बीच में है। जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी इस वंश के प्रसिद्ध राजा है। तीसरा जो वंश है वो तुगलक वंश है, 1320 से 1414 के बीच में। गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये प्रमुख राजा है। और तैमूर लंग जो एक विदेशी आक्रमणकारी है, उसने 1398 ईस्वी में इस समय हमला किया था। चौथा जो वंश है वो है सैयद वंश, 1414 से 1451 के बीच में, जिसका संस्थापक खिशर खान है, और दूसरे राजा मुबारक शाह और अलाउद्दीन शाह है। लास्ट 5वां जो वंश दिल्ली सल्तनत का है वो लोधी वंश है, 1451 से 1526 के बीच में। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी इस वंश के प्रसिद्ध राजा हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मुग़ल काल, मुग़ल पीरियड। इसमें 6 शक्तिशाली राजा हुए हैं। पहला है बाबर, जिसने 1526 से 1530 के बीच में भारत पर रूल किया है, और इसी के समय में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है बाबर के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में। दूसरा शासक जो है वो हुमायूं है। इसका काल 2 भागों में है। पहले भाग में इसने 10 साल तक यानी 1530 से 40 तक रूल किया, और दूसरी बाद में इसने 1 साल 1555 से 56 के बीच में इसने रूल किया। हुमायूं के जो बीच का जो समय है, इस समय शेरशाह सूरी ने भारत पर रूल किया। शेरशाह सूरी ने खुद 1540 से 45 के बीच में, 1530 गलती से लिखा गया, ये 1540 है, 1540 से 45 के बीच में रूल किया। और उसके वंशजों ने 10 साल 1545 से 1555 के बीच में रूल किया, और 1555 के बाद दोबारा से हुमायूं आ जाता है और अगले साल वो रूल करता है। तीसरा जो शासक है वो अकबर है,
जिसको अकबर द ग्रेट के नाम से जानते हैं, इसने 1556 से 1605 के बीच में अनेक युद्ध किए हैं। दो जैसे युद्धों का अगर बात करें तो पहली जो इसकी लड़ाई है, जिसको हम पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से जानते हैं, 1556 में होती है, जो हेमू के साथ होती है। और दूसरी जो प्रमुख लड़ाई है वो हल्दी घाटी का युद्ध है, जो महाराणा प्रताप के साथ होता है, 1576 में होता है। अगला जो मुस्लिम शासक है वो जहांगीर है, जिसने 1605 से 1627 के बीच में रूल किया है, और चित्रकला के बीच बारे में इसके विशेष रुचि थी, जिसके समय में विशेष विकास होता चित्रकला का। अगला जो शासक है वो शाहजहां है, जिसने 1627 से 1657 के बीच में रूल किया। भवन निर्माण में इसकी विशेष रुचि थी और ताजमहल इसी के द्वारा बनवाया गया है। लास्ट जो शक्तिशाली जो मुगल शासक है वो औरंगजेब है, जिसने 1657 से 1707 के बीच में रूल किया। ये अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक है। अगला जो पार्ट है, इसी भाग का ही दूसरा पार्ट है, जिसको हम पोस्ट मुगल पीरियड कहते हैं, या उत्तर मुगल काल कहते हैं, या इसको कमज़ोर मुगलों का काल भी कहा जाता है। 1707 तक जब पहली आज़ादी की लड़ाई होती है, उसमें शासक है बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह सेकंड, या बहादुर शाह जफर। ये अंतिम मुगल शासक है, जिसको बाद में गिरफ्तार करके ना रंगून भेज दिया गया और वहीं पर उसकी डेथ होती गई। इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि मॉडर्न जो इंडियन हिस्ट्री है, उसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।